जी अस्सलाम वालेकुम। GCC1 और आज का लेक्चर नंबर 3 हमारा चैप्टर 12 शुरू किया था हमने इकोनॉमिक्स पोर्शन ऑफ और GCC1 जो कि रिलेट करता है डिमांड, सप्लाई एंड मार्केट इक्विलिब्रियम। प्रीवियस लेक्चर में लेक्चर नंबर 1 में हमने डिमांड को डिफाइन किया था, डिमांड के डिटर्मिनेंट्स से लॉ ऑफ डिमांड को डिफाइन किया था। लेक्चर नंबर 2 में हमने कंप्लीट किया लॉ ऑफ डिमांड को, फिर सप्लाई और सप्लाई के डिटर्मिनेंट्स एंड लॉ ऑफ सप्लाई, ये डिस्कशन हमने की थी। 4 लर्निंग ऑब्जेक्टिव डिस्कस किए थे हमने 1.5 लेक्चर नंबर 1 में, और हाफ लर्निंग ऑब्जेक्टिव 3 और 4 हमने सप्लाई में डिस्कस किया था। लर्निंग ऑब्जेक्टिव वो हमारा लेक्चर नंबर 2 था। आज के लेक्चर में हम अपने 3 लर्निंग ऑब्जेक्टिव डिस्कस करेंगे। मार्केट इक्विलिब्रियम या लॉ ऑफ प्राइस, मूवमेंट एंड शिफ्ट इन डिमांड कर्व, और तीसरा होगा चेंज इन मार्केट इक्विलिब्रियम। तीनों जो कॉन्सेप्ट हैं एक दूसरे से रिलेट करते हैं, मिलते जुलते कॉन्सेप्ट्स हैं, है इंतहाई आसान। हाँ, एक कॉन्सेप्ट थोड़ा सा ये है कि आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा उसको अंडरस्टैंड करने में। आपको जैसे वो क्लियर हो गया उसके बाद फिर यानी इस टॉपिक में या इस लेक्चर में सिर्फ यही है, मूवमेंट एंड शिफ्ट एंड डिमांड कर्व थोड़ा सा टेक्निकल है, बाकी सब आसान है। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में कोई सवाल तो नहीं? सब अच्छा है। डिमांड, डिमांड के डिटर्मिनेंट्स, लॉ ऑफ डिमांड, सप्लाई, सप्लाई के डिटर्मिनेंट्स और लॉ ऑफ सप्लाई, अगर ये कॉन्सेप्ट आपके क्लियर है तो इंशाल्लाह ये भी आप इजीली इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। चले क्विकली प्रीवियस वाला रिवाइज करते हैं सारा, उसके बाद फिर हम आज का जो हमारे फ्रेश कॉन्सेप्ट है वो डिस्कस करेंगे। चैप्टर 12 था हमारा डिमांड, सप्लाई एंड मार्केट इक्विलिब्रियम। जी सर, अब क्लियर है? ओके। आज क्या आपके बुक तो नहीं होगी आपके पास? चले मैं आज इंशाल्लाह अपलोड करवाता हूँ, ठीक है? ओके, पहले डिमांड एंड इट्स डिटर्मिनेंट्स, लॉ ऑफ डिमांड, सप्लाई और लॉ ऑफ सप्लाई, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। जी, डिमांड को डिफाइन किया था। क्या है डिमांड? डिमांड इज द क्वांटिटी ऑफ गुड्स विच बायर्स आर विलिंग एंड एबल टू बाय एट डिफरेंट प्राइस लेवल। ये चीज़ें जो हम खरीदते हैं या तो ये नीड्स भी हो सकती हैं, ये चीज़ें हमारी नीड्स भी हो सकती है, और ये वांट्स भी, डिज़ायर भी, यानी फरमाइशी प्रोग्राम नीड्स से जो ज़्यादा होती हैं। अच्छा, उसके बाद फिर हमने इंडिविजुअल डिमांड को डिफाइन किया था। ये कौन सी डिमांड होती है? शाबाश, किसी एक बंदे की, किसी एक इंडिविजुअल की, किसी एक पर्सन की, एक शख्स की डिमांड को हम इंडिविजुअल, और मार्केट डिमांड किसे कहेंगे? शाबाश, सारों के इंडिविजुअल डिमांड, सारों के कोई भी चीज़ खरीद ले तो वो डिमांड नहीं, किसी भी पार्टिकुलर प्रोडक्ट की जो डिमांड होगी इसको हम मार्केट डिमांड के नाम देते हैं। और डिमांड हमेशा सेम रहती है? नहीं, चेंज होती रहती है। वो कौन से फैक्टर्स हैं जो डिमांड को चेंज करते हैं? कितने कितने फैक्टर्स हैं? 7 है, 8 है, 7 है, 8 है? 8 होंगे, हाँ। 8 फैक्टर्स हैं जो डिमांड को इफेक्ट करते हैं, यानी डिमांड्स कभी इंक्रीज होगी, कभी डिक्रीज होगी इन फैक्टर की वजह से। बताएं शाबाश। नंबर 1, प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। क्या कॉन्सेप्ट है इसका? प्राइस ज़्यादा, प्राइस कम, डिमांड ज़्यादा। इसको कहा जाता है प्राइमरी डिटर्मिनेंट है। वो क्या होता है? इकोनॉमिक्स में वो सारे डिटर्मिनेंट्स जो कि बड़े बड़े होते हैं और आगे चल के किसी लॉ को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, उसको हम प्राइमरी डिटर्मिनेंट का नाम देते हैं, यानी जो बिगर कॉन्सेप्ट, बिगर पिक्चर बनाता है आगे। अच्छा, और डिटर्मिनेंट बताएं शाबाश। इनकम ऑफ कंज्यूमर, ये क्या, कौन सा कंसेप्ट था, कैसे कंसेप्ट है? शाबाश, इनकम बढ़ने से नॉर्मल गुड की डिमांड बढ़ेगी, और इनकम बढ़ने से इंफीरियर गुड की डिमांड। शाबाश, इनकम बढ़ने से नॉर्मल गुड की डिमांड बढ़ेगी, इनकम इंक्रीज, नॉर्मल गुड की डिमांड इंक्रीज, इनकम इंक्रीजेस, इंफीरियर गुड की डिमांड डिक्रीजेस एंड वाइस वर्सा। शाबाश, वेल डन, बिल्कुल ठीक है। नंबर 3 बताएं।
प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड का क्या कॉन्सेप्ट था सर? रिलेटेड गुड वो टाइप्स ऑफ गुड्स, हमने गुड्स को क्लासिफाई किया था दो टाइप्स में जी, कौन कौन से? रिलेटेड और अनरिलेटेड, यानी नॉट रिलेटेड में जो इंडिपेंडेंट है, अनरिलेटेड है। शाबाश जी। रिलेटेड गुड्स कौन सी होती हैं? शाबाश, कॉम्प्लीमेंट। नॉन इंडिपेंडेंट या नॉट रिलेटेड या इंडिपेंडेंट? शाबाश, एक की प्राइस दूसरे के डिमांड को चेंज नहीं कर रही, ये गुड्स इंडिपेंडेंट होती हैं, ये गुड्स इंडिपेंडेंट होती हैं, ये अनरिलेटेड होती हैं, एक की वजह से दूसरी चीज इफेक्ट नहीं हो रही होती। शाबाश, जैसे कि शूज एंड फैन एग्जाम्पल है, बिरयानी और बाइक हमने एग्जाम्पल ली थी, बिल्कुल ठीक। शाबाश जी। रिलेटेड गुड की फर्दर दो टाइप्स हैं, कॉम्प्लीमेंट एंड सब्स्टिट्यूट। कॉम्प्लीमेंट्स गुड्स कौन सी होती हैं? शाबाश, कॉम्प्लीमेंट गुड्स वो होती हैं जो इकट्ठे कंज्यूम होती हों, और सब्स्टिट्यूट्स जिसको हम एज अल्टरनेटिव कंज्यूम टुगेदर है तो कॉम्प्लीमेंट, एज अल्टरनेटिव है तो सब्स्टिट्यूट गुड्स है, सब्स्टिट्यूट गुड्स है। अच्छा, एग्जाम में वो कैसे ये पूछ सकता है वो सुनिएगा, एग्जाम में वो ये सवाल हमसे कैसे पूछेगा ये सुने। एग्जाम में वो डिफरेंट सिचुएशन है, डिफरेंट केसेस हैं। अब वन बाय वन देखते हैं कि कैसे ये टेस्ट कर सकता है। केस वन, वो हमसे कहता है कि गुड ए एंड गुड बी, दो गुड्स हैं, गुड ए एंड बी, बोथ आर सब्स्टिट्यूट। खुद ही बता दिया उसने, क्या है, दोनों एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट हैं। आगे कहता है ए की प्राइस बढ़ रही है, ए की प्राइस, आप बताओ बी के डिमांड पे क्या फर्क पड़ेगा। एक ये केस है, ये सिचुएशन है, बता सकते हैं आप, या आपको कॉम्प्लीमेंट देके बता देगा आपको कॉम्प्लीमेंट है। ये वो केस है जब सबसे आसान है, जो सबसे आसान है, यानी गुड्स के बारे में उसने खुद ही बता दिया, उसने खुद ही बता दिया कि कॉम्प्लीमेंट है या सब्स्टिट्यूट है। केस टू, केस टू सर इन सिचुएशन में क्या होगा? इन सिचुएशन में होता यह है, इन सिचुएशन में वो खुद ही चीज बता देता है, चीज बता देता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने अब गेस करना है ये कॉम्प्लीमेंट है या सब्स्टिट्यूट है, सब्स्टिट्यूट है तो वो ये बता देगा आपको। अच्छा, मैं लिख रहा हूं, आपने मुझे बताना है क्या है ये, डॉलेंस और जी। अब उसने कुछ नहीं कहा, बस ये सवाल देखिए आगे वो कहता है पता क्या, कि डॉलेंस की प्राइस डिक्रीज हो रही है, बताओ हायर की डिमांड इंक्रीज होगी डिक्रीज होगी? बताएं शाबाश, वो इंक्रीज करेगी डिक्रीज करेगी? मुझे नहीं पता, ये तो केस देख के मैं आगे बता सकता हूं। ठीक है, ये केस नंबर 2। केस नंबर 3 सुन लीजिएगा, केस नंबर 3। पहले केस में क्या किया उसने, चीजें दे दी, गुड ए और गुड बी, और कहता सब्स्टिट्यूट है, खुद ही बता दिया। दूसरे में चीजें दे दी और ऐसी चीजें थी या तो कॉम्प्लीमेंट होगी या सब्स्टिट्यूट होगी। पहले में उसने नाम नहीं बताया, गुड ए और बी रिप्रेजेंटेशन थी, जस्ट सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। इसमें बकायदा वो नाम देके बता देता है। सिचुएशन 3 वो सिचुएशन है जिसमें वो कहेगा, जिसमें वो हमसे ये कहेगा कि भाई दो गुड्स हैं, ए की प्राइस, दो गुड्स हैं, ए की प्राइस को मैं इंक्रीज कर रहा हूं, ए की प्राइस को मैं इंक्रीज कर रहा हूं, उसकी वजह से दूसरे की डिमांड, गुड बी की डिमांड कम हो जाती है। आप बताओ कि ये गुड्स कौन सी है, आप बताओ कि ये गुड्स कौन सी है। ये 3 डिफरेंट सिचुएशन पॉसिबल है। फिर से बताएं शाबाश, कौन कौन सी सिचुएशन है? केस ए में क्या कह रहा है वो, दो चीजें देके वो हमें बता देता है कि ये दोनों सब्स्टिट्यूट है, एक की प्राइस दी होगी, दूसरे के डिमांड पे उसका इंपैक्ट बताना पड़ेगा।
केस 2 में दो चीजें हैं, अब दो हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ये दोनों ये सब्स्टिट्यूट है या कॉम्प्लीमेंट है। एक की प्राइस उसने बताई होगी, दूसरे पे इंपैक्ट का हमसे पूछा गया होगा। केस 3 जो कि यूनिक केस है, इस केस में वो हमें चीजें नहीं बताएगा कि कौन कौन सी है। जैसे कि ये हायर और डॉलेंस है, वो हमें ये नहीं कहेगा कि फ्रिज है या एक ये जो एसी है या फिर फैन है, ये हमें नहीं बताएगा। ऐसे बेड है, ये चेयर है, वो नहीं बताएगा हमें। सर्विस ये होंडा है या फिर सुजुकी है, नहीं बताएगा। बाटा है, सर्विस है, नहीं बताएगा। ये चीजेस है, केएफसी है, ऐसा कुछ नहीं कहेगा। बैटरी एंड मोबाइल फोन है, नहीं कहेगा। चार्जर एंड मोबाइल फोन है, ऐसे कोई इंफॉर्मेशन नहीं देगा। बस क्या करेगा कि एक चीज की प्राइस इंक्रीज हो रही है, इसकी प्राइस इंक्रीज करने से इसके डिमांड कम हो रही है, बताइए दोनों के दरमियान क्या रिलेशनशिप है। तो रिलेशनशिप हमने बताना होगा, ठीक है। तो ये 3 डिफरेंट क्लासिफिकेशन है, ये टाइप्स ऑफ क्वेश्चन है जो एग्जाम में एग्जामिनर टेस्ट कर सकता है। इससे आगे पीछे वो नहीं निकल सकता। ये मैक्सिमम सिचुएशन है। क्लियर? ओके, 3 डिटरमिनेंट्स आपने बता दिए, फैक्टर्स। चौथा पॉपुलेशन और नंबर ऑफ बायर। पॉपुलेशन या नंबर ऑफ बायर ज्यादा तो डिमांड ज्यादा, कम तो डिमांड कम। और बताएं फैक्टर्स। एक्सपेक्टेशन अबाउट प्राइस एंड शॉर्टेज। फ्यूचर में एक्सपेक्टेड है कि प्राइसेस बढ़ रही हैं तो करंट डिमांड भी बढ़ जाएगी। फ्यूचर में एक्सपेक्टेड है कि प्राइसेस कम होंगी, कम हो जाएगी। शाबाश। फ्यूचर में एक्सपेक्टेड है कि शॉर्टफॉल होगा, इसके लिए हमने एक खास स्पेसिफिक इसको टर्म कौन सी थी, इसको नाम दिया था प्रीएम्प्टिव परचेजेस। प्री परचेजेस अभी उसका इफेक्ट नहीं है, लेकिन उससे पहले हम चीजें परचेज कर रहे हैं। बताएं टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस की वजह से भी डिमांड चेंज होती है। सक्सेसफुल एडवर्टाइजमेंट हो तो डिमांड ज़्यादा, और अगर क्रेडिट फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है तो डिमांड कम, क्रेडिट अवेलेबिलिटी है तो डिमांड ज़्यादा। शाबाश, वेल डन। लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है? प्राइस ज़्यादा, क्वांटिटी डिमांडेड कम, प्राइस कम, क्वांटिटी डिमांडेड ज़्यादा। सेट्रस पैरिबस मीन्स के अज्यूमिंग ऑल अदर फैक्टर्स रिमेन्स। ऑल अदर कौन से? ऑल अदर कौन से? ये वाले सारे नॉन प्राइस डिटर्मिनेंट, ये सारे नॉन प्राइस डिटर्मिनेंट, ये वाले सारे फैक्टर्स, ये जो नॉन प्राइस डिटर्मिनेंट है, ये सारे के सारे क्या होने चाहिए? कांस्टेंट होने चाहिए। प्राइस को तो कांस्टेंट नहीं रखेंगे, क्यों? उसको कैसे कांस्टेंट रख सकते हैं? इसको कैसे कांस्टेंट रख सकते हैं? इसको तो कांस्टेंट रखा, ये तो लॉ ऑफ डिमांड होगा ही नहीं। फिर लॉ ऑफ डिमांड तो है कि जब प्राइस और डिमांड का रिलेशन हो, वो तो रिप्रेजेंट ही ये कर रहा होता है। ओके, इसका टेबल था 1 2 3 4 5 और 5 4 3 2 1। डिमांड शेड्यूल या डिमांड कर्व क्या कैसे होता है? डाउनवर्ड स्लोप होता है, नेगेटिव स्लोप होता है। रीजन क्या है? इनकम इफेक्ट और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, शाबाश। इनकम इफेक्ट और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, याद है ना? ओके, और इंपॉर्टेंस बताएं। 3 इंपॉर्टेंस भी थे। प्राइस डिटर्मिनेशन, डिसीजन मेकिंग बाय प्रोड्यूसर एंड डिसीजन मेकिंग बाय फाइनेंस मिनिस्टर। एक्सेप्शंस, पहले ये बताए ना कितने एक्सेप्शंस हैं। ये याद करना पड़ेगा भाई, ये याद करना पड़ेगा। 6 एक्सेप्शन है, फिर ही आप याद कर रख सकते हैं जी। नंबर 1 बेसिक नेसेसिटीज, चेंज इन इनकम, अबाउट प्राइस एंड शॉर्टेज। आगे गुड्स इन्फ्लेशन और मार्क ऑफ डिस्टिंक्शन, गिवन गुड्स, इग्नोरेंस ऑफ गुड्स इन्फ्लेशन और मार्क ऑफ डिस्टिंक्शन, गिवन गुड्स, इग्नोरेंस ऑफ द कंज्यूमर। गिवन गुड का कॉन्सेप्ट क्लियर है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं इसमें? शाबाश, वेल डन। उसके बाद था सप्लाई और उसके डिटर्मिनेंट्स। जी बताएं, शाबाश। एबल टू सेल एट डिफरेंट प्राइस लेवल, शाबाश। डिटर्मिनेंट सप्लाई के प्राइस ऑफ, कितने डिटर्मिनेंट्स हैं वैसे इसके? 8 डिटर्मिनेंट इसके भी हैं, शाबाश, बिल्कुल ठीक है, 8 डिटर्मिनेंट्स हैं।
प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, अवेलेबिलिटी एंड क्वालिटी ऑफ फैक्टर प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ इनपुट्स या फैक्टर प्रोडक्शन, शाबाश, टेक्नोलॉजी एंड टेक्निक, इनडायरेक्ट टैक्स एंड सब्सिडीज, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, वेल डन, शाबाश, नंबर ऑफ सेलर्स एंड एनवायरमेंटल कंडीशंस, बिल्कुल ठीक है, वेल डन, शाबाश। और लॉ ऑफ सप्लाई, लॉ ऑफ सप्लाई क्या कहता है? ये भी रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड सप्लाई है ना, तो इसमें बाकी फैक्टर्स को क्या रखना है हमने? कांस्टेंट ही रखेंगे। लॉ ऑफ सप्लाई क्या है? प्राइस ज्यादा तो सप्लाई ज्यादा, प्राइस कम तो सप्लाई बिकम सेटरस पारिबस, ठीक है। तो यहाँ तक हमने डिस्कशन की थी, ये सारे वो अजम्पशंस हैं ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई, यानी बाकी सारे वो फैक्टर्स हैं इसमें हम बाकी सारे फैक्टर्स हैं जिनको हम कांस्टेंट रखते हैं। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट पहले समझते हैं, वो कॉन्सेप्ट है रिजर्व प्राइस का, या रिजर्वेशन प्राइस भी कहते हैं। रिजर्व प्राइस, रिजर्व प्राइस याद रखिएगा, रिजर्व प्राइस कौन सेट करता है? सबसे पहले वो लिखते हैं, रिजर्व प्राइस सेट करता है सेलर। कौन? सेलर सेट करता है। और रिजर्व प्राइस वो मिनिमम प्राइस होती है, रिजर्व प्राइस वो मिनिमम प्राइस होती है जो सेलर सेट करता है। रिजर्व प्राइस क्या होती है? वो मिनिमम प्राइस सेलर जो सेट, जिस पे सेलर अपनी प्रोडक्ट बेचने को तैयार होता है। फिर से सुने, बात नहीं समझ आई। रिजर्व प्राइस सेलर की सेट की हुई है, वो मिनिमम प्राइस है जिस पे वो सेलर बेचने को तैयार हो जाता है। उस प्राइस पे सेलर बेचने को तैयार होगा, इसको हम नाम देंगे रिजर्व प्राइस। अच्छा मुझे बताएं कि जब हम मार्केट जाते हैं तो मार्केट में हम मुझसे पूछते हैं ना, भाई क्या कीमत है, क्या प्राइस है कि नहीं ऐसे? ओके, ये है बंदा एक, ये है दूसरा बंदा, ये सेलर के पास जाता है आम खरीदने और पूछता है, हाँ भाई मैंगो किस तरह दिया आपने, क्या रेट है भाई मैंगो का? वो कहता है मैंगो है 200 रुपए पर केजी, ठीक है, 1 किलो 200 रुपए पर किलो है। वो कहता है ये भाई प्राइस बहुत ज्यादा नहीं है, थोड़ी सी कम नहीं कर सकते? नेगोशिएशन हुई या नहीं हुई? नेगोशिएशन चले फॉर एग्जांपल होगी, नेगोशिएशन होगी, उसने कहा भाई ये मैं 180 रुपए पर केजी बेचूंगा। मैंने उससे कहा कि भाई नहीं, मैं तो 120 रुपए में खरीदूंगा। अल्फाज सुने, अल्फाज मैंने पहले बताया था, इकोनॉमिक्स एक प्रैक्टिकल नेचर का सब्जेक्ट है, इसमें मैं जो बातें करूंगा वो प्रैक्टिकल लाइफ में वही आप काम कर रहे होते हैं। क्या हम बाजार नहीं जाते? क्या हम चीजें नहीं खरीदते? हम बाजार भी जाते हैं, हम चीजें खरीदते भी हैं, हम बारगेनिंग भी करते हैं। हम उससे कहते हैं भाई नहीं मैं तो 120 दूंगा। सुने होगा उसकी लाइन कहता है भाई 120 तो अब मेरी खरीद भी नहीं है। ये अल्फाज सुने आप लोगों ने? भाई 120 तो अपनी खरीद भी नहीं है। यार आप ऐसे करो, आप तो कस्टमर हो, मेरे रेगुलर कस्टमर हो, बाज़ दफ़ा ऐसे होता है आप मेरी दुकान पे पहले आए हो, मैं चाहता हूं कि आप वापस ना जाओ, आप बहुत अच्छे हो, आप ऐसा करो, आप मुझे 150 दे देना, ठीक है, 150 दे देना, इससे कम नहीं हो सकते, इससे कम नहीं होगा, यकीन करो आपसे मैंने कुछ भी नहीं कमाया। ये उसकी बातें हैं, ये उसकी बातें हैं, ये बातें उसकी। ये 150 क्या है जिस पे वो बेचने को तैयार हो गया, ये वो मिनिमम प्राइस के मैं से 1 रुपए कम पे भी नहीं बेचूंगा। ये क्या है? रिजर्व प्राइस। ये है रिजर्व प्राइस, इसको मैं कहूंगा रिजर्व प्राइस, ठीक है, क्लियर होगी बात? अच्छा मिस्टर बी जाता है, मिस्टर बी अमीर है, ये अमीर है, ये थोड़ा सा अमीर शख्स है, ये जाता है मैंगो की प्राइस पूछता है, वो कहता है सर मैंगो की प्राइस है 200 पर केजी। वो जेब से 200 रुपए निकालता है और उसे 200 रुपए दे देता है। बताएं कितने की इसको हमने चीजें बेची है? 200, ठीक है, 200। इस 200 को भी मैं नाम देता हूं रिजर्व प्राइस। क्या? अब मेरा आपसे सवाल यह है कि दोनों में से मैंगो की प्राइस 150 और 200,
कौन सी प्राइस को मैं रिजर्व प्राइस दूं, कौन सी प्राइस गलत है रिजर्व प्राइस के लिए? नहीं, रिजर्व प्राइस तो मिनिमम प्राइस होती है। तो मिनिमम प्राइस 150 नहीं है? हाँ, मिनिमम प्राइस 150 है ना, 150 है ना। ये सबसे बड़ी गलती जो स्टूडेंट करते हैं, यही वो गलती है जो स्टूडेंट करते हैं। उन्हें लगता है 150, यानी मार्केट में मुझे बताए सेलर जो है वो सारों को एक ही प्राइस देता है। खवातीन चली जाती हैं तो प्राइस कुछ और, मैं और आप जाते हैं तो प्राइस कुछ और जो एक्सपर्ट होता है नेगोशिएशन में, जिसको ये भाव अच्छे से आता हो, उसके लिए प्राइस कुछ और है। और अगर अपना ही कोई दुकानदार उससे कोई चीज खरीदे तो उसके लिए रेट कुछ और है। मींस के वही सिमिलर चीज है, डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट प्राइसेस भी हो सकती हैं। अब हर बंदे के लिए जो कम से कम प्राइस है वो रिजर्व प्राइस है। मार्केट में एक प्रोडक्ट की रिजर्व प्राइस एक नहीं होगी। प्रोडक्ट ये है, इसकी रिजर्व प्राइस एक नहीं, इसकी रिजर्व प्राइस हजारों हो सकती है। हर वो मिनिमम प्राइस जिस पे सेलर बेचने को तैयार होगा उसको मैं नाम दूंगा, ये क्या है? रिजर्व प्राइस। ठीक है, बात समझ आ गई? तो हाँ, मैंने इसलिए जानबूझ के लिखा था कि दो बंदे हैं, ताकि ये गलती जो स्टूडेंट मोस्टली करते हैं वो गलती आपसे ना हो। तो रिजर्व प्राइस ये भी है, रिजर्व प्राइस बी भी है, ये भी है। बी के लिए रिजर्व प्राइस 200 है, ए के लिए रिजर्व प्राइस 150 है। अपने घर वालों को बेचेगा तो बताएं साहब क्या प्रॉफिट मार्जिन रखेगा? अपने घर वालों को फॉर एग्जांपल बेच रहा है, इसने ये चीज 80 की परचेज की थी, बताएं साहब इस सूरत में रिजर्व प्राइस क्या है? अब इस सूरत में रिजर्व प्राइस क्या है? यही रिजर्व प्राइस है, 80 पर केजी, ये रिजर्व प्राइस है। ठीक है, तो रिजर्व प्राइस का कॉन्सेप्ट डेफिनेशन समझ आ गई? ओके, अब आए रिजर्व प्राइस वो मिनिमम प्राइस है, रिजर्व प्राइस वो मिनिमम प्राइस है जिस पे बेचने वाला बेचने को तैयार हो गया। अ फर्म इज विलिंग टू रिसीव फॉर इट्स गुड्स। क्या हाँ, इतने पैसे दे दो मैं आपको चीज दे देता हूं। इट इंडिकेट्स द प्राइस बिलो विच इज नॉट एक्सेप्टेबल फॉर अ फर्म टू सप्लाई टू द मार्केट। भाई हम तो किसी को चीज नहीं देंगे इससे कम प्राइस पे, इससे कम प्राइस पे। अब ये प्राइस जो है वो क्या सबके लिए सेम होगी? डिफरेंट हो सकती है ना? ये जी जी सर, डेफिनेशन में फिर आगे कस्टमर का भी नाम आना चाहिए, क्योंकि हम उसकी बेस पे सेट कर रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, आप ये देखें ना, ये देखें, इज विलिंग टू रिसीव फॉर इट्स गुड, इज विलिंग टू रिसीव फॉर इट्स गुड्स। क्या मतलब इसका? जो बेच रहा है, बेचने वाले की वो मिनिमम प्राइस जिस पे वो बेचने वाला तैयार है अपनी चीज के बदले पैसे रिसीव करने को। ठीक है, वो तैयार हो गया ना, तो जो रिसीव करता है आगे पे किसने करने हैं? कस्टमर ने। अब इस डेफिनेशन में कस्टमर का नाम आना चाहिए, आप ये कहना चाह रहे हैं ना? तो डेफिनेशन जब सेलर की है तो कस्टमर का नाम क्यों आएगा? हाँ, जबरदस्ती चाहते हो तो मैं कस्टमर का नाम लिख देता हूं, इज विलिंग टू रिसीव फॉर इट्स गुड फ्रॉम, ये ले। अब ठीक है, अब अगर आपको लगता है कि ज्यादा मीनिंगफुल सेंटेंस हो गई तो लिख ले, मुझे तो कोई एतराज नहीं। बस कॉन्सेप्ट आपको समझ आ जाना चाहिए। कॉन्सेप्ट समझ आ गया? हाँ, ये एक एक्स्ट्रा बात हो जानी थी, एक्स्ट्रा एक जो है वो दो अल्फाज आपकी जिंदगी आसान बनाना है। इट इंडिकेट्स द प्राइस लेवल बिलो विच इज नॉट एक्सेप्टेबल फॉर अ फर्म। भाई वो खुद कहता है कि भाई इससे 1 रुपया भी मैं कम नहीं कर सकता। देखो मैंने आपसे 1 रुपया भी नहीं कमाया, जितने की कॉस्ट थी बिल्कुल मैंने उतने पे दे दिया, आपसे मैंने 1 रुपया भी नहीं कमाया। अब नुकसान पे तो नहीं ना बाबा, खुद देख लो यार, अब वैसे तो ना करो, वैसे तो ना करो। ये सारे अल्फाज होते हैं उनके कि नहीं होते? यही सारी बातें होती, यही सारी उनकी बातें होती। डेफिनेशन क्लियर? अच्छा, ये रिजर्व प्राइस हमेशा सेम रहेगी? ये रिजर्व प्राइस भी चेंज होती है, ये रिजर्व प्राइस भी चेंज होती है। ये रिजर्व प्राइस इसका मतलब कभी ज्यादा होगी, कभी यही रिजर्व प्राइस कम होगी, कभी यही रिजर्व प्राइस ज्यादा, कभी यही रिजर्व प्राइस कम। अब वो कौन से फैक्टर्स हैं जो रिजर्व प्राइस को इन्फ्लुएंस करते हैं? रिजर्व प्राइस को जो इन्फ्लुएंस करते हैं वो देखिएगा, फैक्टर देखिए, फैक्टर देखें। इनकम ऑफ द कंज्यूमर, आपने बताना, मैं नहीं, देख के नहीं, मेरी तरफ देखें, मेरी तरफ देखें। जिनकी इनकम ज्यादा,
उन लोगों के लिए रिजर्व प्राइस, जिनकी इनकम कम, उन लोगों के लिए रिजर्व प्राइस। एक ही शर्ट है, मैं एमएम आलम से खरीदता हूं, प्राइस कम होगी ज्यादा। वही शर्ट अगर इचरा बाजार से खरीदूं तो प्राइस कम होगी, शाबाश। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जो मैं चीज प्रोड्यूस कर रहा हूं उसमें जो मुझे खर्चा पड़ रहा है, अगर वो खर्चा बढ़ जाता है, बताएं शाबाश, तो रिजर्व प्राइस भी हाई हो जाएगी, रिजर्व प्राइस भी ज्यादा, शाबाश। एक छोटा सा सवाल मेरा, कि जिन चीजों के सब्स्टिट्यूट गुड्स अवेलेबल हैं, अगर मैं उसकी प्राइस बढ़ाता हूं तो सब्स्टिट्यूट गुड्स जिनके सब्स्टिट्यूट अवेलेबल हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कोक और पेप्सी हैं, कोक वाले अगर प्राइस बढ़ाते हैं तो बताएं शाबाश, इसकी अपनी डिमांड क्या हो जाएगी, लोग किधर शिफ्ट करेंगे, इसकी डिमांड ज्यादा है कि नहीं। तो क्या मुझे बताएं कि ये अपनी प्राइस बढ़ा सकते हैं, क्या ये अपनी प्राइसेस को इंक्रीज कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि डिमांड कम हो जाएगी, तो ये लोग अपनी प्राइसेस को इंक्रीज, अगर फॉर एग्जांपल कोई सब्स्टिट्यूट हो ही ना, अब मैं प्राइसेस को इंक्रीज कर रहा हूं, क्या लोग कहीं और जा सकते हैं, कहीं नहीं जा सकते, मजबूरी है वो यही चीज खरीदेंगे, उनकी मजबूरी है कि वो यही चीज खरीदें, ऐसे ही है ना, उनकी मजबूरी है वो सी ज्यादा। जैसे मुझे बताएं, बिजली, इलेक्ट्रिसिटी हम कहाँ से लेते हैं, वापडा से, वापडा का कोई सब्स्टिट्यूट है, कोई दूसरा ऐसी फर्म है जो हमें बिजली प्रोवाइड कर रही हो, अब ये हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करिए, अगर ये इस इलेक्ट्रिसिटी की प्राइसेस को बढ़ा दें तो क्या हम तारें उतार के जो है वो फेंक देते हैं, ये लो अपनी तारें, हमें नहीं चाहिए, हम कहीं और से ले लेंगे, हम जो है वो बिजली मंडी से ले लेंगे, कोई बिजली मंडी है नहीं, ऐसे कोई बिजली मंडी नहीं, तो मजबूरन हमें जो है वो उनसे ज्यादा प्राइस में भी चीजें खरीदनी पड़ेंगी। तो बताएं शाबाश, किस केस में हम रिजर्व प्राइस को बढ़ा सकते हैं, अगर हम वापडा हैं, अगर सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है, अगर हमारे ज्यादा सब्स्टिट्यूट अवेलेबल हो तो रेडी वाले ने कहा, मैंने पूछा कितने रुपए किलो, कहता है इतने, मैंने कहा वो साथ वाला तो इतने में बेच रहा है, मैं आपसे क्यों खरीदूं, फिर होता कि नहीं होता, ये हमारे अल्फाज होते हैं। तो बताएं शाबाश, अगर सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, रिजर्व प्राइस को कम रखना पड़ेगा, तो हम उस सूरत में रिजर्व प्राइस को कम रखेंगे, तो अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट के केस में रिजर्व प्राइस कम होगी। नेचर और ऑब्जेक्टिव ऑफ फर्म है, ये क्या है, नेचर और ऑब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव ऑफ फर्म्स। नई दुकानें आपने देखी होंगी अपने मार्केट में, जिधर रहते हैं उधर जो है वो गली मोहल्ले में ना, जब नई दुकान खुलती है तो क्या करते हैं, वो गुब्बारे लगाते हैं, वो बैलून और लाइटिंग होती है, और 2 दिन के लिए होता है ये सब कुछ, होता कि नहीं होता, या क़यामत तक के लिए, हाँ 2 दिन के लिए। क्या लिखा होता है, एक्सटेंडी भी होती है, एक्सटेंडी भी, नई दुकान खुल रही है, वो स्टैंडिया भी बनवा लेते हैं, और उस पर लिखा होता है बाय वन गेट वन फ्री, ये क़यामत तक होता है ना। या इस पे लिखा होता है कि नई दुकान ओपन हो रही है तो इफ्तिताह वाले दिन, जिस दिन इफ्तिताह होगा 20% या 50% ऑफ, ये कुछ लिखा होगा कि नहीं लिखा होता, ये इन्होंने ये क्यों लिखा होता है, बताएं शाबाश, ये क्यों लिखते हैं, ये शाबाश, मार्केट शेयर्स हासिल करने के लिए, किस लिए, हाँ
लोग जो है वो ताकि आए हमारी चीज को देखें, खाएं, पसंद करें और मार्केट में हमारा नाम बने, मार्केट को ग्रैब करने के लिए, कैप्चर करने के लिए, लोगों के अटेंशन हासिल करने के लिए। तो ये लोगों के अटेंशन के लिए ये काम करते हैं, लाइटिंग करते हैं, ऑफर्स लगाते हैं डिफरेंट। तो बताएं साहब, हमारा ऑब्जेक्टिव अगर मार्केट में अपने पैर जमाना हो, मार्केट में पेनिट्रेट करना हो, ये सारे अल्फाज वो इस्तेमाल कर सकता है। इंग्लिश की मुश्किलें भी हो सकती है इस पेपर में, तो सारे अल्फाज वो इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर तो बिजनेस का ऑब्जेक्टिव वो मार्केट में पेनिट्रेट करना हो, मार्केट में जाना हो, अपना नाम प्रोड्यूस करना हो, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? मार्केट को, इसको, फर्म को प्राइसेस को थोड़ा सा रिड्यूस करना पड़ेगा। तो रिजर्व प्राइस क्या हो जाएगी? ऑटोमेटिकली कम। ऑटोमेटिकली उनका उसका नेचर या ऑब्जेक्टिव अगर यही है कि हमने मार्केट शेयर को ग्रैब करना है, उसको कैप्चर करना है, तो रिजर्व प्राइस कम रखना पड़ेगा। अच्छा, मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल बताऊं। जापान ने दुनिया को जब अपनी प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करानी थी ना, तो जापान ने कॉस्ट से भी कम पे चीज बेची है। जापान को अगर एक चीज 100 रुपए कॉस्ट कर रही है, तो जापान ने दुनिया वालों को वो 80 रुपए की बेची है। और जब लोगों ने जापान के प्रोडक्ट को पसंद किया, उसके बाद फिर लोगों ने जो है वो कहा कि अब चीजें हम जापान की खरीदेंगे। जापान ने ये प्राइसेस बढ़ाई, डबल नहीं, ट्रिपल नहीं, 5 टाइम नहीं, 10% टाइम्स जो है वो प्राइसेस बढ़ी हैं। और आज आपको पता है कि जापान की जो भी चीज होती है वो इंतहाई एक्सपेंसिव होती है, उसके रिजर्व प्राइस क्या होता है? ज्यादा होती है। ये ज्यादा होने की वजह क्या है? कि मार्केट शेयर को उसने हासिल कर लिया है। तो बात समझ आ गई? फिर से बताएं शाबाश, रिजर्व प्राइस का क्या कॉन्सेप्ट है? वो मिनिमम प्राइस जिस पे बेचने वाला बेचने को तैयार हो जाता है। शाबाश। ये किस पे डिपेंड करती है? इनकम ऑफ कंज्यूमर, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, शाबाश, अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट्स, नेचर और ऑब्जेक्टिव ऑफ फर्म्स, नेचर और ऑब्जेक्टिव ऑफ फर्म्स, फर्म्स के नेचर या ऑब्जेक्टिव पे भी डिपेंड करता है। अदर फैक्टर्स में इंक्लूड देखिएगा, सब्सिडी में इंक्लूड सब्सिडी। अगर फर्म को हम सब्सिडी दें तो रिजर्व प्राइस कम, क्योंकि कॉस्ट कम तो रिजर्व प्राइस भी कम। अगर टैक्सेस को बढ़ा दें, अगर महंगाई हो जाए, तो इकोनॉमिक कंडीशन अगर फेवरेबल हो, अदरवाइज ज्यादा। शाबाश, इकोनॉमिक कंडीशन फेवरेबल है तो रिजर्व प्राइस कम। अगर गवर्नमेंट के रेगुलेशन ज्यादा स्ट्रिक्ट हो, रिजर्व प्राइस अगर गवर्नमेंट की प्राइस से रिलेटेड रेगुलेशन ज्यादा स्ट्रिक्ट हो, और याद रखिएगा हमेशा गवर्नमेंट जो है वो लोगों के वेलफेयर के लिए काम करती है, तो प्राइसेस ऑटोमेटिकली क्या होंगी? कम। अदरवाइज कोई पूछने वाला नहीं है, वो अपनी मर्जी से जो मर्जी प्राइस सेट करें, तो ज्यादा प्राइस सेट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? यस। तो क्या होगा? रिजर्व प्राइस विल आल्सो इंक्रीजेस। तो रिजर्व प्राइस का कॉन्सेप्ट हमें समझ आ गया? ठीक है, चलें। इस कॉन्सेप्ट के बाद फिर हम आज के डिस्कशन की तरफ चलते हैं, जो हमारा प्लान था मार्केट इक्विलिब्रियम या लॉ ऑफ प्राइस भी इसको नाम देते हैं, मार्केट इक्विलिब्रियम। चलें जी, तैयार है? ओके, वो मार्कर मंगवा दीजिएगा। अच्छा, इधर देखिएगा, प्राइस, डिमांड एंड सप्लाई। प्राइस है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। इसको पहले फिलहाल छोड़ें, प्राइस बताएं मुझे, सॉरी डिमांड बताएं। 5 4 3 2 1। ये कौन सा लॉ है? लॉ ऑफ डिमांड। शाबाश। ये बता सकते हैं? 1 2 3 4 5। अच्छा, इधर मुझे बताएं, अभी इसको फिलहाल भूल जाएं, ये मैं और खत्म कर रहा हूं, ये उड़ा रहा हूं, ये नजर तो नहीं आ रही है? शाबाश। अब ये है प्राइस और डिमांड। प्राइस 1 है तो इस वक्त डिमांड
5, प्राइस 2 है तो डिमांड, प्राइस 5 है तो डिमांड 1 है। शाबाश, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ऐसा ही है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ऐसा ही है। प्राइस जब 1 है तो उस वक्त सप्लाई, प्राइस जब 4 है तो उस वक्त सप्लाई, प्राइस जब 5 है तो उस वक्त सप्लाई। जब प्राइस 1 है, प्राइस जब कम है तो उस वक्त खरीदने वाले ज्यादा खरीदने को तैयार, पर बेचने वाला कोई बेचने को तैयार नहीं है, क्योंकि लॉ ऑफ सप्लाई कहता है कि बेचने वाला बेचने को तैयार उस वक्त होता है जब उसकी प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा मिले। अब जब प्राइस कम है तो उसकी प्रॉफिटेबिलिटी कम, वो प्रॉफिट मार्जिन कम होगा, तो जब प्रॉफिट मार्जिन कम होगा वो बेचने को तैयार ही नहीं होगा। जबकि कंज्यूमर चाहता है कि उसे मुफ्त में चीज मिले, कम से कम प्राइस हो। तो देखा कि जब प्राइस ज्यादा थी तो सारों के मुंह बन गए ना, और जब प्राइस कम, सारे खुश है, खुश है। इधर मुंह किसका बना? अब सेलर का मुंह बन गया, बेचने वाले का मुंह बन गया, अब सेलर का मुंह बन गया। अच्छा अब सुने, अब सुने, फॉर एग्जाम्पल ये टमाटर की डिमांड है, ये टमाटर की डिमांड है, टमाटर की प्राइस जो है वो है 1। अब मैं आवाज लगाता हूं, टमाटर की आवाज, भाई टमाटर ले लो, सारे लोग आ जाएंगे, क्यों? प्राइस कम है, सारे लोग जो है वो फौरन आएंगे, वो खरीदने को तैयार हो जाएंगे, चलो खरीदो खरीदो खरीदो, वो सारे लोग खरीदने आ जाएंगे। प्राइस हो गई 2, मैंने प्राइस बढ़ा दी। अब बताएं, अब आवाज लगा रहा हूं टमाटर ले लो, आएंगे, अभी भी ये लोग आएंगे, पर कम आएंगे, लोग कम आएंगे। अब थोड़ी सी चूंकि प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ गई तो बेचने वालों की तादाद तो बढ़ी, खरीदने वालों की ज्यादा है पर थोड़ी सी कम हो गई। अगर प्राइस 5 हो तो आवाज लगाएंगे, भाई टमाटर ले लो, टमाटर ले लो, कोई खरीदने वाला है? कोई एक बंदा आएगा और कोई खरीदने वाला? अब हम आवाज लगाएंगे, कोई आ नहीं रहा, चलो भाई हम चले गए रेडी लेके, अगले दिन फिर आ रहे हैं, फिर आवाज लगा रहे, टमाटर ले लो, टमाटर ले लो, प्राइस पूछ रहे हैं लोग आके, 5 रुपए टमाटर, 5 रुपए में टमाटर, हम नहीं खरीदेंगे, नहीं खरीदेंगे। दूसरे दिन फिर वापस जा रहे हैं। अब बताएं क्या हम ऐसे ही करते रहेंगे? टमाटर तो नहीं तो खराब हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे। अब जब दूसरे दिन वापस ले गए तो बेगम कहती है सरताज ये तो खराब हो जाएंगे सारे। मैंने कहा कोई खरीदने को तैयार ही नहीं होता। अच्छा आप क्या कहते हैं, कैसे आवाज लगाते हैं? मैं कहा 5 रुपए में टमाटर ले लो, 5 रुपए में। ओहो मुन्ने क्या बात सी नहीं कहते। देखिए प्राइस ज्यादा है, लोग इस वजह से खरीदने को तैयार नहीं है, हमें क्या करना पड़ेगा? प्राइसेस को थोड़ा कम करना पड़ेगा, आपको प्राइसेस को थोड़ा सा कम करना पड़ेगा। मैं प्राइसेस को रिड्यूस करता हूं। जब प्राइस को मैंने रिड्यूस किया तो क्या हुआ? जब प्राइसेस को मैंने रिड्यूस किया, प्राइसेस को पहले थोड़ा सा रिड्यूस करते, प्राइस को पहले, प्राइस को मैंने रिड्यूस किया तो मैंने देखा कि अब लोग खरीदने को तैयार हो गए, अब लोग खरीदने को तैयार हो रहे हैं। मैंने थोड़ा सा और प्राइस को रिड्यूस किया। अब देखिए जितने खरीदने वाले उतने ही बेचने वाले, यानी अब खरीदने वाले खरीदने को तैयार हो गए, इस प्राइस से बेचने वाले बेचने को भी तैयार हो गए। तो बताएं शाबाश, ये कौन सी प्राइस है जिसमें खरीदने वाला खरीदने को तैयार, बेचने वाला बेचने को तैयार? फिजान भाई ये खराब है, इसमें खरीदने वाला खरीदने को तैयार, बेचने वाला बेचने को तैयार। तो इसको मैं क्या नाम दूंगा? इस वक्त मार्केट किस में है? इक्विलिब्रियम में है। ये कौन सा पॉइंट हो गया? मार्केट इक्विलिब्रियम कह सकता हूं ना, मार्केट इक्विलिब्रियम में है। अच्छा अब आपसे कोई पूछे बताएं मार्केट इक्विलिब्रियम कहां पे होगी, तो क्या कहेंगे? तो क्या कहेंगे शाबाश? कि जब ये इज इक्वल टू ये ना, जब प्राइस बराबर है 3 के और डिमांड बराबर है 3 के, जब प्राइस बराबर है 3 के और सप्लाई बराबर है 3 के, तो फिर हाँ, जिस पॉइंट पे खरीदने वाला खरीदने को तैयार और बेचने वाला बेचने को तैयार हो जाए, वो पॉइंट कौन सा होगा? इक्विलिब्रियम पॉइंट। तो ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, ठीक है। ये जो मैंने गलत इसको बॉक्स बनाया वो मैं खत्म कर रहा हूं। मार्केट इक्विलिब्रियम वो पॉइंट है जहां पे खरीदने वाला खरीदने, अच्छा ये तो हमने अज्यूम किया ना प्राइस,
ये तो हमने अज्यूम, ये तो हमारी अज्यूम प्राइस है, तो कुछ भी हो सकता है। यहां पे 15 हो सकता है, 3 और 3, यहां पे 21 हो सकता है, 4 और 4, बस ये दोनों बराबर होने चाहिए। तो जहां पे ये दोनों बराबर है वो मार्केट इक्विलिब्रियम। इधर बता सकते हैं इधर क्या हो रहा है? इधर जब प्राइस कम है तो खरीदने वाले खरीदने को तो तैयार है, पर बेचने वाला बेचने को तैयार। तो क्या नाम दूं इसको? मैं इसको कहूंगा ये मार्केट डिसइक्विलिब्रियम है। क्या है? इक्विलिब्रियम में तो नहीं है ना। और इधर भी ऐसा ही है कि इधर बेचने वाले तो बेचने को तैयार है, पर खरीदने वाले खरीदने को तैयार नहीं है। ये इसको भी क्या नाम दूं? मार्केट डिसइक्विलिब्रियम। क्या ऊपर वाला डिसइक्विलिब्रियम और नीचे वाला डिसइक्विलिब्रियम एक जैसा है? नहीं। कैसे नहीं? इससे बताएं शाबाश। ये खरीदने को तैयार है, ये इन लोगों का मुंह बना हुआ है। इधर ये खरीद बेचने को तैयार है, अब खरीदने वाले का मुंह बना हुआ है। तो इसका मतलब यह है कभी इनका मुंह बनता है, कभी उनका मुंह बनता है। अच्छा, फिर मुझे बताएं, जब हम जाते हैं, अम्मा ने कहा जाओ मैंगो ले आओ, मैं गया, प्राइसेस बहुत कम थी, देखा मार्केट में मैंगो मिले ही नहीं। मैंने पूछा क्यों? कहते हैं मार्केट में मैंगो की प्राइसेस कम थी, लोगों ने दड़ा आके चीजें खरीद ली। बताएं साबस, वापस जाके अम्मा से क्या कहूंगा? मार्केट में चीजें खत्म हो गई हैं, मींस के सेलर है, चीजें नहीं है। तो क्या इंग्लिश में इसको कह सकता हूं कि शॉर्टेज है चीजों की? हाँ, तो ये वो सिचुएशन है जिसमें चीजों की। और इधर देखें, प्राइस बहुत ज्यादा है, कोई खरीदने को तैयार नहीं है, रनियों पे मैंगो ही मैंगो है, जिधर भी जाते हैं मैंगो ही मैंगो है। अब बताएं क्या कहूंगा मैं? वो इतनी सारी चीजें थी, कोई खरीदने को तैयार ही नहीं था, द चीजें इज इन सरप्लस। तो ये एक सिचुएशन ऊपर वाली शॉर्टेज की सिचुएशन है, और एक सरप्लस की सिचुएशन। अब एग्जाम में बैठे वो हमें ये तो देगा नहीं, ये तो देने से रहा, वो तो हमें केस बताएगा कि प्राइस ज्यादा है या कम है। हमने खुद आइडेंटिफाई करना है कि मार्केट इक्विलिब्रियम में है, मार्केट सरप्लस में है, मार्केट शॉर्टेज में है। तो वो सिचुएशन मैंने आपको बता दी है। ठीक है, यहां तक बात क्लियर? अब इसी कॉन्सेप्ट को हम एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। ओके, 1 2 3 4 5। ये प्राइस और ये क्वांटिटी, डिमांड और सप्लाई। अच्छा, पहले मुझे डिमांड का बताएं। जब प्राइस 1 है तो उस वक्त क्वांटिटी डिमांडेड 5 है, शाबाश। जब प्राइस 2 तो क्वांटिटी डिमांडेड 4। जब प्राइस 3 क्वांटिटी डिमांडेड बी 3, और प्राइस 4 quantity demanded is 2 and price is 5, so demand is 1। अब क्या करूं? इन सारे पॉइंट्स को मिला लूं, इसको मैं नाम दूंगा डिमांड कर्व। ये कौन सा कर्व हो गया? डिमांड कर्व। डीसीटी नोट करते हैं ना। अच्छा, अब सप्लाई कर्व बताएं शाबाश। अब इसको भूल जाए, प्राइस 1 तो सप्लाई भी 1, प्राइस 1 तो सप्लाई भी 1, प्राइस 2 तो सप्लाई भी 2, प्राइस 3 सप्लाई भी 3, प्राइस 4 सप्लाई भी, प्राइस 5 सप्लाई भी 5। क्या करूं? अब इन्हीं सारे पॉइंट्स को आपस में कनेक्ट करते हैं। ये कौन सा कर्व बनेगा? सप्लाई कर्व। क्लियर? कोई कंफ्यूजन यहां तक? शाबाश। कोई कंफ्यूजन नहीं, सब अच्छा है। कोई सवाल हो तो पूछेगा, शाबाश।
इस पॉइंट को क्या नाम दूं? जी क्यों इस पॉइंट को क्यों इक्विलिब्रियम पॉइंट का नाम दिया आपने? शाबाश, खरीदने वाला खरीदने को तैयार और बेचने वाला इस पॉइंट पे बेचने को तैयार, तो ये कौन सा पॉइंट है? ये इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गया। व्हाट इफ प्राइसेस जो है वो 5 हो? अगर प्राइस 5 हो तो डिमांड, अब इस वक्त बताएं शाबाश प्राइस कितनी है? तो डिमांड भी 3, ऐसे ही है ना? व्हाट इफ के प्राइस 5 हो तो डिमांड क्या हो जाएगी? प्राइस बताएं शाबाश डिमांड 1, यानी प्राइस ये डिमांड कम हो जाएगी। तो इस वक्त डिमांड कितनी है? इस वक्त डिमांड क्या होगी? ये ऐसे ही है ना? इस वक्त डिमांड क्या होगी इस पॉइंट पे? और सप्लाई 5, प्राइस सप्लाई पहले 0.3 पे 3 थी, अब सप्लाई बढ़ जाएगा। सप्लाई इंक्रीज के साथ सप्लाई ये हो गई, ठीक है ना? ये सिचुएशन है। अब ये वो सिचुएशन है जिसमें सप्लाई ज्यादा है और डिमांड क्या है? तो जब सप्लाई ज्यादा और डिमांड कम हो तो हम इसको क्या नाम देते हैं? सप्लाई ज्यादा है, डिमांड कम है, यानी चीजें मार्केट में ज्यादा है, चीजें मार्केट में सरप्लस में है, ठीक है कि नहीं? अगर तो ये प्राइस, अच्छा मेरा सवाल बहुत ही मासूमाना सवाल, क्या ये मार्केट हमेशा सरप्लस में रहेगी? अब क्या प्राइसेस हमेशा सेम अब ज्यादा रहेंगी? तो देखा मजबूरन मुझे प्राइसेस कम करनी पड़ी, मेरे टमाटर खराब हो रहे थे, मुझे मजबूरन प्राइसेस कम करनी पड़ेगी। तो जब मैं प्राइस कम करूंगा तो ऑटोमेटिकली डिमांड ज्यादा और सप्लाई, डिमांड ज्यादा, डिमांड इस वक्त ये है, डिमांड इंक्रीज तो डिमांड वापस ये, डिमांड ये, और सप्लाई जो पहले ये है अब क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। सप्लाई कम हो गया, वापस इक्विलिब्रियम पे आया हूं। यानी ये मेरा क्या हुआ कि जो सरप्लस था वो रिस्टोर हो गया किसमें? इक्विलिब्रियम में। सरप्लस ऑटोमेटिकली इक्विलिब्रियम में रिस्टोर हो गया, यानी वो जिस पे खरीदने वाला खरीदने को भी तैयार, बेचने वाला बेचने को तैयार। व्हाट इफ कि ये प्राइसेस जो है वो 3 से रिड्यूस होके 1 हो जाए, सप्लाई क्या हो जाएगी? बताइए साहब, सप्लाई ये कर्व ना, सप्लाई कर्व पहले ये सप्लाई था 3, अब सप्लाई क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, तो सप्लाई ये रहेगा। और डिमांड जो कि पहले 3 थी अब क्या हो जाएगी? डिमांड इंक्रीज, डिमांड 5। तो ये सिचुएशन है। ये कौन सिचुएशन है? ये शॉर्टेज है। शॉर्टेज कैसे? सप्लाई कम है, डिमांड ज्यादा, जैसे मार्केट में चीज आती है खरीद लेते हैं। बताइए शाबाश, जब चीजें नहीं मिलती मार्केट में तो जैसे पेट्रोल खत्म हो गया तो अब मुझे जाना है कहीं और किसी मुझे रास्ते में कहीं से पेट्रोल मिला और आगे भी पेट्रोल पंप कोई 5-6 किलोमीटर तक नहीं है, तो अब क्या करूं? मजबूरन ज्यादा प्राइसेस पे करने पड़ेंगे कि नहीं? हाँ, ज्यादा प्राइसेस जो है वो मजबूरी है। अब क्या करें, मरता क्या ना करता। तो बताएं साहब, प्राइसेस ज्यादा तो डिमांड को कम करूंगा कि नहीं? इस वक्त डिमांड है 5, डिमांड को कम करूंगा, और प्राइस ज्यादा तो सप्लाई भी ज्यादा ना, सप्लाई भी ज्यादा, सप्लाई पहले 1 तो सप्लाई भी इंक्रीजेस। तो वापस मेरा ये सिचुएशन जो शॉर्टेज की सिचुएशन थी वापस रिस्टोर हो जाएगी किसमें? इक्विलिब्रियम में। तो यू मेरा डिसइक्विलिब्रियम जो है वापस इक्विलिब्रियम में रिस्टोर हो जाएगा। इस तरह डिसइक्विलिब्रियम। तो बताएं शाबाश, मार्केट हमेशा डिसइक्विलिब्रियम में रहेगी? मार्केट क्या हमेशा इक्विलिब्रियम में रहेगी? नो, मार्केट में ये इंक्रीज या डिक्रीज, ये प्राइस फ्लक्चुएशन, ये शॉर्टेज, ये सरप्लस जो है ये पॉसिबल है, लेकिन ऑटोमेटिकली होगा क्या? इक्विलिब्रियम पे आ जाएगा, ये वापस इक्विलिब्रियम पे आ जाएगा। तो मार्केट हमेशा इक्विलिब्रियम पे वापस आती है जिस पे खरीदने वाला खरीदने को तैयार, बेचने वाला बेचने को तैयार हो जाता है। हमें कुछ बात समझ आई? अब अल्लाह करे इधर भी यही लिखा हो। मार्केट इक्विलिब्रियम का दूसरा नाम, लॉ ऑफ प्राइस। अच्छा ये देखिए, अगर आपसे मैं सवाल पूछूं
बहुत ही मेरा मासूमाना सवाल, अगेन बहुत ही मासूम। बताएं शाबाश, इस वक्त मार्केट में कौन सी प्राइस प्रिवेल करेगी? इस वक्त मार्केट में कौन सी प्राइस प्रिवेल करेगी? इस वक्त मार्केट की कौन सी प्राइस होगी? यानी हम अगर चीजें खरीदने जाते हैं तो किस प्राइस पे चीज मिलेगी? शाबाश, इक्विलिब्रियम प्राइस पे, यानी प्राइस 3 पे। और ये क्या है? इक्विलिब्रियम प्राइस, ये इक्विलिब्रियम प्राइस, ठीक है, इसको नाम देते हैं इक्विलिब्रियम। आपको याद है लॉ ऑफ डिमांड में हमने पढ़ा था इंपॉर्टेंस में, इट हेल्प्स इन प्राइस डिटर्मिनेशन, लॉ ऑफ सप्लाई हेल्प्स इन प्राइस डिटर्मिनेशन। तो ये कौन सा लॉ है? लॉ ऑफ डिमांड। ये कौन सा लॉ है? लॉ ऑफ सप्लाई। तो क्या लॉ ऑफ डिमांड और लॉ ऑफ सप्लाई ने मिलकर हमारी मदद नहीं की मार्केट इक्विलिब्रियम में? क्या दोनों ने मिलकर हमारे लिए कोई एक प्राइस डिटरमिन जो मार्केट में प्रिवेल करती है वो डिटरमिन नहीं करके दी? दे दिया ना। तो इसको हम कहते हैं ये है लॉ ऑफ प्राइस, के हमने प्राइस डिटरमिन कर ली। अब ये मार्केट में प्राइस प्रिवेल करेगी। अब मार्केट में ये वाली प्राइस होगी। अब जब आप खरीदने जाओगे ना तो ये मार्केट में प्राइस होगी, ठीक है, ओके। मार्केट इक्विलिब्रियम या लॉ ऑफ प्राइस, अल्टरनेट नाम याद रखेंगे आप, याद रखिएगा, वो पूछ सकते हैं एग्जाम में। अब सब्जेक्टिव पेपर है, हमने लिखना है ये। इन अ फ्री मार्केट, ओ फ्री मार्केट सर क्या है ये फ्री मार्केट? अंडरलाइन करें फ्री मार्केट को। अंडरलाइन करके लिखें। बायर प्लस सेलर। मार्केट वो जहां पे बायर भी हो सेलर भी हो। ओनली दैट प्राइस प्रिवेल, मार्केट में वो प्राइस प्रिवेल करेगी जिस पे खरीदने वाला खरीदने को तैयार और बेचने वाला बेचने को तैयार हो जाएगा। तो अब बताएं साहब, जब आपसे कोई प्राइस पूछेगा तो क्या कहेंगे? प्राइस पूछेगा तो क्या कहेंगे कि मार्केट की प्राइस कौन सी प्राइस होती है? जिस पे डिमांड बराबर हो किसके? सप्लाई के। यानी खरीदने वाला खरीदने को तैयार, बेचने वाला बेचने को तैयार हो। बताएं साहब हमारे इस टेबल में वो कौन सी प्राइस है? प्राइस 3, जिसपे खरीदने वाला खरीदने को तैयार और बेचने वाला बेचने को तैयार हो जाता है। इसको हमने क्या नाम दिया? मार्केट इक्विलिब्रियम। और दूसरी सिचुएशन है, जैसे कि एक सिचुएशन ये है और एक सिचुएशन ये है, इन दोनों सिचुएशन में मार्केट डिसइक्विलिब्रियम है कि नहीं? दोनों डिसइक्विलिब्रियम क्या सेम है? इस डिसइक्विलिब्रियम को क्या नाम दिया? प्राइस कम थी ना, शॉर्टेज। और इस डिसइक्विलिब्रियम को क्या नाम दिया? सरप्लस। ठीक है, ये कौन सी प्राइस है? इक्विलिब्रियम प्राइस। और ये क्वांटिटी कौन सी है? इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। कौन सी? इक्विलिब्रियम क्वांटिटी इसको बोलते हैं। क्लियर हो गई बात? डायग्राम भी हुई है, एक्सप्लेनेशन में यही सारी बातें लिखी हुई है। एक्सप्लेनेशन में आखिरी बात जो है वो मैंने ये पढ़े, ये आपको बतानी है। इफ अ मार्केट इज इन डिसइक्विलिब्रियम इट विल ऑटोमेटिकली मूव टू इक्विलिब्रियम। अगर कोई मार्केट डिसइक्विलिब्रियम है तो वो क़यामत तक डिसइक्विलिब्रियम में नहीं है। क़यामत तक डिसइक्विलिब्रियम, वो क्या हो जाएगा? वापस रिस्टोर हो जाएगा इक्विलिब्रियम में। एग्जाम्पल में कह रहा है कि शॉर्टेज में प्राइस विल गो अप, सरप्लस में प्राइस विल गो डाउन, शॉर्टेज में प्राइस अप। शॉर्ट में जैसे हमने ऊपर देखा, शॉर्टेज में प्राइस अप और सरप्लस में क्या हो जाएगा? प्राइसेस डाउन हो जाएगी। ये आपने वो बोर्ड पे आपके सामने, ठीक है, जो कि जैसे कि इस केस में जो है वो हम रिस्टोर हो गई है मार्केट इक्विलिब्रियम पॉइंट पे। इस तरह इट विल ऑटोमेटिकली मूव टू इक्विलिब्रियम। कोई सवाल शाबाश यहाँ तक? मार्केट इक्विलिब्रियम या लॉ ऑफ प्राइस में कोई सवाल? कोई सवाल नहीं, सब अच्छा है, आगे चलें।
ओके अब इक्विलिब्रियम प्राइस की डेफिनेशन एग्जाम टिप में दे रहा है। इक्विलिब्रियम प्राइस की डेफिनेशन में जरा बताइएगा। मार्केट प्राइस इज द या मार्केट प्राइस, इसके अल्टरनेट नाम भी दिए हुए, शाबाश। मार्केट प्राइस भी है, मार्केट क्लियरिंग प्राइस है। तो मार्केट प्राइस या मार्केट इक्विलिब्रियम प्राइस इज द प्राइस डिटरमिन्ड बाय, ओहो पता नहीं, मार्केट फोर्सेस। सर आप हमने तो पढ़ा कि डिमांड एंड सप्लाई। हाँ यस, मार्केट फोर्सेस को अंडरलाइन करके आप लिखेंगे बायर प्लस, यानी बायर एंड सेलर, ये दोनों लोग मिलके प्राइस सेट करते हैं। जहां पे लिखा भी हुआ है डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई, ठीक है। एक दूसरी डेफिनेशन भी है, एक दूसरी डेफिनेशन भी है। वो डेफिनेशन कौन सी है? वह रेगुलेटेड प्राइस की डेफिनेशन। रेगुलेटेड प्राइस इज द प्राइस फिक्स्ड बाय गवर्नमेंट। ये शहबाज शरीफ साहब की प्राइस है, ये शहबाज शरीफ साहब ने जो प्राइस सेट किया ये वो है। तो गवर्नमेंट अगर प्राइस सेट करे तो क्या मैं इसको इक्विलिब्रियम प्राइस कह सकता हूं? क्या मैं इसको रिजर्व प्राइस कह सकता हूं? नो, ये कौन सी प्राइस है? ये रेगुलेटेड प्राइस है, रेगुलेटेड प्राइस है। अब सुने, रेगुलेटेड प्राइस मार्केट प्राइस भी हो सकती है, रेगुलेटेड प्राइस रिजर्व प्राइस भी हो सकती है। रिजर्व प्राइस जरूरी नहीं है रेगुलेटेड प्राइस हो, मार्केट प्राइस जरूरी नहीं है रेगुलेटेड प्राइस हो। सर ये बात हमें समझ नहीं आई, समझ नहीं आई आपको? शाबाश, कितने अच्छे बच्चे होते हैं। APPLE बनाना, इसकी प्राइस है फॉर एग्जाम्पल ₹100 पर केजी, ₹100 पर केजी। अब खरीद ये कौन सी प्राइस होगी? ये कौन सी प्राइस होगी? ये कौन सी प्राइस होगी? शाबाश 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 शाबाश, ये कौन सी प्राइस होगी? मार्केट प्राइस होगी ना। ये फॉर एग्जाम्पल मार्केट प्राइस है। मार्केट प्राइस कितनी है? ₹100 पर केजी एप्पल। खरीदने वाले शहबाज शरीफ साहब के पास गए रोते हुए, शहबाज शरीफ साहब देखो ना एप्पल की प्राइस बहुत ज़्यादा हो गई है, अब हमारे बच्चे क्या खाएंगे, हमारे बड़े क्या शहबाज शरीफ साहब ने कहा रो नहीं कर देते हैं, कुछ रो नहीं कर देते। कौन गया शहबाज शरीफ साहब के पास? खरीदने वाले। कौन? खरीदने वाले। शहबाज शरीफ साहब बताएं क्या करेंगे? ये 100 को 120 पे ले जाएंगे? हाँ कम करेंगे, किस पे लाएंगे? 80 पे ले आए, ये 80 पे ले आए। इस प्राइस को क्या नाम दूं जो शहबाज शरीफ साहब ने सेट की है? रेगुलेटेड प्राइस। यह है रेगुलेटेड प्राइस। अब बताएं साबस, मार्केट में इस वक्त लोग किस प्राइस पे चीजें बेचेंगे? फिर 80 रुपए पे। 80 अब नहीं बेच सकते ना, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब ने कह दिया। तो जब शहबाज शरीफ साहब ने कह दिया तो अब उनकी बात जो है वो माननी पड़ेगी, माननी पड़ेगी। अच्छा, शहबाज शरीफ साहब ने ये क्यों कहा कि प्राइसेस रिड्यूस करो? टू प्रोटेक्ट कंज्यूमर। शाबाश, कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने के लिए। किसको? कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने के लिए प्राइस मार्केट प्राइस से कम रखनी पड़ेगी या ज्यादा? शाबाश, बिल्कुल ठीक है कि कंज्यूमर खरीदता है तो खरीदार के लिए प्राइस कम होनी चाहिए। अगर ये बायर सॉरी अगर ये जो सेलर है वो शहबाज शरीफ साहब के पास जाता और ये कहता सर गुजारा नहीं हो रहा, सर प्राइस 100 रुपीज बहुत कम है, सर क्या करें, सर प्लीज थोड़ी सी प्राइस बढ़ा दें ताकि हमारी कॉस्ट पूरी हो। शहबाज शरीफ साहब ने कहा बिल्कुल परेशान ना हो, मैं कर देता हूं, आप जाओ। आज से प्राइस जो है वो ₹120 पर केजी, ₹120 पर केजी। बताइए 120 किसने सेट की है प्राइस? शहबाज शरीफ साहब की सेट की हुई प्राइसेस को हम क्या नाम देंगे? ये रेगुलेटेड प्राइस है। बताइए क्यों ऐसे किया? शाबाश, किसको प्रोटेक्ट करने के लिए? शाबाश, टू प्रोटेक्ट प्रोड्यूसर या सेलर को प्रोटेक्ट करने के लिए। प्रोड्यूसर या सेलर को प्रोटेक्ट करने के लिए शहबाज शरीफ साहब ने प्राइसेस को बढ़ा दिया है।
ठीक है, बात समझ आ गई? तो इधर भी यही बात लिखी हुई है, इधर भी बातें यही लिखी हुई है, देखिएगा ज़रा, देखिएगा, यही बात है। नंबर 1, प्राइस above equilibrium price, price above, price below, price above, price below। above price जो है, इसकी जो बात हो रही है, प्राइस above ये 120 है, प्राइस बिलो जो है ये है 80, ये 120 और ये 80। इक्विलिब्रियम प्राइस ये कितनी है? 100 वाली चीज के लिए 80 रुपए फिक्स करना, ये क्या है? टू प्रोटेक्ट कंज्यूमर। प्रोड्यूसर को प्रोटेक्ट करना हो तो 100 रुपए वाली चीज के लिए 120 चार्ज करना, ये क्या है? रेगुलेटेड प्राइस टू प्रोटेक्ट प्रोड्यूसर। बात समझ आ गई आपको? कोई मसला तो नहीं यहां तक? ठीक है। अब एक इसके साथ लिखा हुआ है, कि देखिएगा, देखते रहे, अ मिनिमम प्राइस अबव इक्विलिब्रियम प्राइस या मैक्सिमम प्राइस बिलो इक्विलिब्रियम प्राइस। मिनिमम अबव, मैक्सिमम बिलो के साथ लिखा हुआ है। गलत नहीं लिखा, उल्टा लिखा ना? उल्टा लिखा है, उल्टा तो ठीक करें इसको। जी नहीं ठीक करना है, कॉन्सेप्ट ऐसा ही है, ये बिल्कुल ऐसे सही लिखा हुआ है। अब सर हमें कैसे पता चलेगा मिनिमम प्राइस किसके साथ लिखा हुआ था, मैक्सिमम प्राइस? याद करेंगे। इकोनॉमिक्स में ये फर्स्ट है, एक लाइन है, एक जगह पे और एक लाइन आएगी, ये दो अल्फाज हैं, एक लाइन आएगी जो मैं याद करवाऊंगा, ठीक है? इसके अलावा मैं कुछ भी आपको याद नहीं करवाऊंगा इंशाअल्लाह। याद करवाने से मुराद यह है कि जिसको मैं कहूँगा कि रट्टा लगा ले, बस क्रैम करे इसको बिल्कुल एज इट इज रट्टा लगा ले, ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं दूंगा इसका मैं। उसकी वजह यह है कि अगर मैं आपको कॉन्सेप्ट देता हूँ, आपको बात समझ आ भी जाएगी, आपको ये मिनिमम और मैक्सिमम की बात समझ आ जाएगी, आपको ये सारी बातें कंफ्यूज करेंगी। तो बच्चों, उस मिनिमम और मैक्सिमम का नुकसान ज्यादा है, फायदा कम है। एग्जाम में इस तरह का सवाल डिजाइन होगा तो ये हमें हेल्प देगा, ना कि वो दो अल्फाज मिनिमम और मैक्सिमम याद कर लेंगे तो ये किसी एक दो एमसीक्यूज में वो कर सकते हैं, ठीक है? तो जरूरत तो नहीं हमें वो याद करने की, सॉरी इसको समझने की, याद हम कर लेंगे। ओके, ठीक है। दूसरा कॉन्सेप्ट हमारा आज का, मूवमेंट एंड शिफ्ट इन डिमांड कर्व। अच्छा, देखते रहें इधर। जी कितनी देर की रिकॉर्डिंग हुई? हाँ 20 मिनट में, चला इसको कंक्लूड करते हैं हम। प्राइस, डिमांड, प्राइस है 1 2 3 4 5, डिमांड बता सकते हैं? 5 4 3 2 1, 1 2 3 4 5 और 5 4 3 2 1। कोई प्रॉब्लम तो नहीं? शाबाश, बिल्कुल ठीक। प्रॉब्लम तो होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये काम हम तो मल्टीपल टाइम अब कर चुके हैं। नेक्स्ट टाइम हम डायरेक्ट इंपोर्ट करेंगे। चुके आप मुझे ये एक बात बताइएगा, ये जो प्राइस में चेंज, सॉरी ये जो डिमांड में चेंज है, ये किस वजह से है?
बता सकते हैं आप कि ये जो डिमांड में चेंज है ये किस वजह से है? यानी ये जो प्राइस जब 1 है तो उस वक्त डिमांड है 5, और जब प्राइस 1 से हो गई 2 डिमांड चेंज हो गई है, जब प्राइस 4 से 3 हो गई है तो डिमांड 2 से 3 डिमांड बढ़ गई। तो ये चेंज किस वजह से है? ये प्राइस की वजह से चेंज है। तो क्या मैं लिख सकता हूं कि चेंज इन डिमांड इज ड्यू टू चेंज इन प्राइस? क्या मैं कह सकता हूं ये चेंज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन प्राइस? प्राइस की वजह से डिमांड जब चेंज हो रही हो तो इसको मैं नाम देता हूं, एक स्पेशल नाम है इसका, याद रखें इसको, मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व। अब सर मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व किसे कहते हैं? अब वो पढ़ते हैं, देखते हैं मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व देखते हैं। अच्छा, जब प्राइस है 1 2 3 4 5 1 2 3 और ये 1 2 3 4 5, तो जब प्राइस 1 है तो उस वक्त क्वांटिटी डिमांडेड 5, प्राइस 1 तो उस वक्त क्वांटिटी डिमांडेड 5, प्राइस 2 क्वांटिटी डिमांड 4, प्राइस 3 क्वांटिटी डिमांडेड 3, प्राइस 4 डिमांडेड 2 एंड प्राइस 5 डिमांडेड इज 1। अब क्या करें, इन सारे पॉइंट्स को हम कनेक्ट करते हैं, नाम दिया हमने इसको डिमांड कर्व। क्लियर? कोई प्रॉब्लम यहां तक, कोई कंफ्यूजन? अच्छा, अब सुने, अब सवाल यह है कि अगर मैं इस वक्त पॉइंट ए पे खड़ा हूं, ये पॉइंट ए है, अगर मैं इस वक्त पॉइंट ए पे हूं और मैं पॉइंट ए से पॉइंट सी पे आना चाहता हूं, तो क्या करूं मैं? तो क्या करूं? शाबाश, इस वक्त पॉइंट ए पे डिमांड, ये देखिए डिमांड यही है ना, पॉइंट ए पे ये डिमांड है, पॉइंट सी पे डिमांड ये है, तो पहले डिमांड ये थी, अब डिमांड ये है, यानी मैं डिमांड को बढ़ाना चाहता हूं, तो मैं क्या करूं? प्राइसेस को रिड्यूस कर दूं। शाबाश, पहले प्राइसेस थी ये 5, अब प्राइसेस है 4, यानी मुझे प्राइस को रिड्यूस करना पड़ेगा, प्राइस को रिड्यूस करके ही मैं डिमांड को बढ़ा सकता हूं। तो मैंने अगर पॉइंट ए से पॉइंट सी पे आना हो तो मुझे क्या करना पड़ेगा? प्राइसेस को रिड्यूस करना पड़ेगा। क्या मैं इसको कह सकता हूं ये जो चेंज है ये प्राइस की वजह से है? अगर और प्राइस की वजह से जो चेंज होती है इसको हम नाम क्या देते हैं? शाबाश, मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व। प्राइस में जो चेंज आती है उसको हम नाम देते हैं मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व। प्राइस में चेंज की वजह से डिमांड का चेंज होना स्टार्ट, मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व। दूसरी बात सुने, मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व में सेम डिमांड कर्व के ऊपर रह के मैं डिमांड को इंक्रीज या डिक्रीज कर रहा होता हूं। मैं सेम डिमांड कर्व के ऊपर रह के डिमांड को इंक्रीज या डिक्रीज कर रहा होता हूं। तो अगर मैं पॉइंट सी से पॉइंट डी पे जाना चाहूं तो क्या नाम देंगे इसे? मूवमेंट अलोंग। अगर मैं पॉइंट ई से पॉइंट बी पे जाना चाहूं तो मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व। क्यों? क्योंकि मैं सेम डिमांड कर्व के ऊपर रह के डिमांड को चेंज कर रहा हूं। ठीक है, तो सेम डिमांड कर्व के ऊपर प्राइस को चेंज करके हम चेंज कर सकते हैं। यह कॉन्सेप्ट है मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व का। गैस करें इधर क्या लिखूं जी, इस बॉक्स में क्या लिखूं? शाबाश, इधर सप्लाई लिखूं, अगेन डिमांड, अगेन डिमांड। अच्छा, अब कहानी सुने, अब कहानी सुने। यह है फॉर एग्जाम्पल डिमांड, ये फॉर एग्जाम्पल डिमांड है, समोसे की डिमांड है। क्या है ये?
ये समोसे की डिमांड है, ये जो डिमांड है, ये जो कहानी है, ये सारी समोसे के लिए कहानी है। अभी आप बाहर जा रहे थे, फॉर एग्जाम्पल अच्छा मौसम है, हल्की हल्की रिमझिम, बताइए शाबाश, मौसम अच्छा है ना, समोसे की डिमांड जो है वो बढ़ेगी कि नहीं? फॉर एग्जाम्पल जब प्राइस 1 थी तो उस वक्त डिमांड 5। अब बताएं कि मौसम के फेवरेबल होने के बाद डिमांड वही 5 रहेगी या डिमांड बढ़ेगी? बढ़ जाएगी ना। बढ़ के कितनी हो जाएगी? 8, 9, 10, 11, 15, बढ़ के कुछ भी हो सकती है। तो कुछ भी लिख सकता हूं। चले कुछ भी लिखने लगा हूं मैं, कुछ भी, ये कुछ भी नहीं, कुछ, अब ठीक है। हाँ, कुछ भी सर नहीं लिखेंगे, हम कोई वैल्यू लिखेंगे इधर। हम सर कुछ भी नहीं लिखना था सर, कोई वैल्यू लिखनी थी। तो वैल्यू फॉर एग्जाम्पल डिमांड है 6, बताएं शाबाश, क्या आजकल 6 5 से ज्यादा होता है? इधर क्या लिखूं? 5 4 3 2। अब मौसम अच्छा है, डिमांड सिर्फ प्राइस की वजह से चेंज होती है, अदर फैक्टर्स भी तो है ना, अदर फैक्टर भी तो है ना। ये जो फेवरेबल मौसम है, ये क्या है? टेस्ट की वजह से चेंज हो गया। ये टेस्ट की वजह से डिमांड चेंज होना, ये एक नॉन प्राइस डिटर्मिनेंट है। तो क्या मैं कह सकता हूं ये जो अब डिमांड में चेंज है, ये जो अब डिमांड में चेंज है, बताइए किस वजह से है? ये जो डिमांड में चेंज है, चेंज इन डिमांड, change in demand is due to change in other factors या non price determinant। ये नॉन प्राइस डिटर्मिनेंट की वजह से डिमांड चेंज हो रही है। इसके लिए मैं आपको नॉन प्राइस डिटर्मिनेंट उधर लिखवाया था, इस कॉन्सेप्ट के लिए, ताकि मैं आपको ये बता सकूं कि इसमें ये प्राइस के अलावा जितनी भी फैक्टर्स हैं उसकी वजह से अगर चेंज आ रही हो तो इसको नॉन प्राइस कहता है, यानी बाकी सारे नॉन प्राइस डिटर्मिनेंट है। इस कॉन्सेप्ट को हम नाम देते हैं शिफ्ट इन डिमांड कर्व। क्या? शिफ्ट इन डिमांड कर्व। अब वो वाला हो गया था ना, अब इसको इनकॉर्पोरेट करते हैं इधर, अब इस कॉन्सेप्ट को इधर इनकॉर्पोरेट करते हैं। मुझे बताएं, अब बीच वाला जो है उसको, इसको मारे गोली, अब इसको इग्नोर करें, अब ये वाले को इग्नोर करें, भूल जाएं इसको। बताएं सब, जब प्राइस 1 डिमांड 6, प्राइस 2, प्राइस 3, प्राइस 4, मीन्स के डिमांड जो है वो चेंज होगी ना। अब बताएं शाबाश, अब आपने बताना है, अब बताइएगा। प्राइस 1 है तो डिमांड, प्राइस 2 है डिमांड, प्राइस 3 डिमांड, प्राइस 4 डिमांड। क्या करूं? इन सारे पॉइंट्स को कनेक्ट करें। इन सारे पॉइंट्स को जब हम कनेक्ट करते हैं तो ये कर्व बनेगा, इसको मैंने नाम दिया डी। अब डी, ये तो दो कर्व हो गए ना। एक कर्व किसकी वजह से है? प्राइस की वजह से। दूसरा किसकी वजह से? नॉन प्राइस की वजह से। ये इसका नाम भी डी, इसका नाम भी डी। आपके दो दोस्त हैं, दोनों का नाम दानिश है, डी फॉर दानिश, डी फॉर दानिश। तो कैसे बुलाएंगे दोनों को? एक को बुलाएंगे, दूसरा आ जाएगा, दूसरे को बुलाएंगे, अब पहला वाला आ जाएगा। अब क्या करें? दानिश 1 दानिश 2, हाँ ऐसे ही कर देते हैं। इसको हम नाम देंगे दानिश नॉट, दानिश 1, डी नॉट एंड दोस्त नॉट एंड दोस्त 1। ठीक है, दोस्त नॉट एंड दोस्त 1। कहानी यहां पे खत्म नहीं होती, कहानी इधर ही खत्म नहीं होती। यह है पॉइंट एफ, जी, पॉइंट एच, पॉइंट आई, पॉइंट जे। अब मुझे यह बताइएगा कि प्राइस अगर 5 है, प्राइस जब 5 है तो उस वक्त डिमांड, एक डिमांड ये है, प्राइस जब 5 है तो उस वक्त एक डिमांड ये।
ऐसा ही है ना। Yes, sir. और इसमें अगर मैं डिमांड देखूं तो ये वाली डिमांड भी है और कुछ हिस्सा ये भी है, कुछ हिस्सा ये भी है। बताएं ये जो डिमांड है ये किसकी वजह से क्रिएट हुई है? प्राइस की वजह से। ये जो डिमांड क्रिएट हो रही है ये किसकी वजह से? ये किसी नॉन प्राइस की वजह से डिमांड क्रिएट होती है। ये किसी नॉन प्राइस डिटरमिनेंट की वजह से डिमांड क्रिएट होती है। ठीक है। अच्छा, अब मेरा डिमांड का पहले डिमांड थी ये 1, अब डिमांड चेंज हो गई है। पहले डिमांड ये थी, अब डिमांड ये हो गई है। ये जो डिमांड में चेंज आया है ये किस वजह से चेंज है? नॉन प्राइस डिटरमिनेंट की वजह से। इस चेंज को क्या नाम दूं? शाबाश, शिफ्ट इन डिमांड कर्व। ये शिफ्ट इन डिमांड कर्व है। शिफ्ट इन डिमांड कर्व कहते हैं इंटायरली न्यू डिमांड कर्व का क्रिएट होना। क्या? इंटायरली न्यू डिमांड कर्व का क्रिएट होना। दिस इज कॉल्ड शिफ्ट इन डिमांड कर्व। अब हमें बात समझ आई? एक मुश्किल सवाल पूछूं आपसे? मूवमेंट एंड शिफ्ट के डेफिनेशन क्लियर है? याद है? पक्की बात है? ओके, अब देखते हैं, चैलेंज करते हैं आपके इस कॉन्सेप्ट को। अगर आप पॉइंट सी से पॉइंट डी की तरफ जाते हो तो क्या नाम देंगे इसको? मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व। अगर आप पॉइंट ई से पॉइंट जे की तरफ आते हो तो शिफ्ट। अब बताएं अगर आप पॉइंट एच से पॉइंट जी पे जा रहे हैं तो क्यों? क्योंकि सर प्राइस की वजह से प्राइस चेंज हो रही है। एक ही डिमांड का। हाँ, सेम डिमांड कर्व के, शाबाश, सेम डिमांड कर्व के ऊपर रह के डिमांड को इंक्रीज या डिक्रीज कर रहा हूं। आपने देखना यह है कि क्या डिमांड कर्व चेंज हो रहा है। डिमांड कर्व अगर चेंज हो रहा है तो इसका मतलब यह है कि शिफ्ट इन डिमांड कर्व है। ठीक हो गया? बात समझ आ गई? शाबाश। अच्छा, इसका दूसरा नाम है, इसका दूसरा चेंज मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व का दूसरा नाम चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, और इसको कहते हैं चेंज इन डिमांड। ये दूसरा नाम। अच्छा, अब अगर कहीं पे चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड आ रहा हो, बताएं सबस, तो क्या समझेंगे कि ये क्या है? ये मूवमेंट है। तो मूवमेंट का मतलब क्या है? ये प्राइस में, ये सॉरी डिमांड में चेंज है। किस वजह से? प्राइस की वजह से डिमांड में चेंज है। ठीक है, बात भूलेंगे तो नहीं। अच्छा, अगर कहीं पे लिखा हो कि चेंज इन डिमांड, चेंज इन डिमांड क्वांटिटी का लफ्ज ना हो तो शाबाश, तो ये होगा शिफ्ट इन डिमांड का केस। तो ये शिफ्ट इन डिमांड का केस होगा। बताएं शिफ्ट इन डिमांड में क्या होता है? डिमांड में चेंज किस वजह से? नॉन प्राइस डिटरमिनेंट की वजह से। किस वजह से? नॉन प्राइस डिटरमिनेंट की वजह से। बात समझ आ गई? अब ये दिखाऊं मैं, ये चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड प्राइस की वजह से चेंज दिखाता हूं। ये देखिएगा, वो पहले मैंने नहीं पढ़ाया था, लेकिन ये हम पढ़ ही ऐसे ही चुके थे, लेकिन बात हमें समझ नहीं आनी थी, इसलिए मैंने कभी उसका जिक्र ही नहीं किया। ये देखें, ये बताएं शाबाश, ये क्या है? लॉ ऑफ सप्लाई है ना। ये चेंज किसकी वजह से? यानी डिमांड और सप्लाई का रिलेशन है, प्राइस और सप्लाई का रिलेशन है। ये चेंज किस में? प्राइस में ना। तो इसके साथ लफ्ज क्या लिखा हुआ है? लफ्ज क्वांटिटी आ गया ना। प्राइस इंक्रीज डिक्रीज, क्वांटिटी सप्लाइड चेंज। आए जरा देखें, लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड के डेफिनेशन देखिएगा। प्राइस में चेंज, क्वांटिटी डिमांडेड, प्राइस में चेंज तो लफ्ज क्वांटिटी डिमांडेड आएगा। ठीक है, बात समझ आ गई हमें? शाबाश। ओके, देखिएगा, मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व आल्सो कॉल्ड क्वांटिटी डिमांडेड, मूवमेंट शिफ्ट इन डिमांड आल्सो कॉल्ड चेंज इन डिमांड। ये चेंज है डिमांड में ड्यू टू किस वजह से? ओन प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इज कॉल्ड मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व। इन मूवमेंट
इट मीन्स मूवमेंट फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर ऑन द सेम डिमांड कर्व। और दूसरे केस में क्या होता है, चेंज इन डिमांड है ड्यू टू नॉन प्राइस डिटर्मिनेंट, और इसमें इंटायरली न्यू डिमांड कर्व क्रिएट होगा, इंटायरली न्यू डिमांड कर्व क्रिएट होगा। शाबाश, ठीक है। अच्छा, ये स्टडी टिप पढ़ते हैं, इसके साथ फिर लेक्चर ही कंक्लूड करते हैं। स्टडी टिप में लिखा हुआ है सेम कॉन्सेप्ट अप्लाइज टू सप्लाई। क्या मतलब इस बात का, सप्लाई पे कैसे अप्लाई होगा? ये तो डिमांड का कॉन्सेप्ट था, सप्लाई पे कैसे अप्लाई होगा? हाँ, जहां जहां पे डिमांड आया हुआ है वहां पे सप्लाई आ जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल इधर हमने लिखा हुआ था डिमांड, इधर डिमांड की जगह पे सप्लाई लिखेंगे, इधर लिखा हुआ था डिमांड, आ जाएगा सप्लाई। सप्लाई के मुताबिक जैसे 1 2 3 4 5 आना था, इधर भी आ जाएगा 2 3 4 5 और 6। इसको 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 लिखेंगे चेंज इन सप्लाई ड्यू टू चेंज इन प्राइस, चेंज इन सप्लाई ड्यू टू चेंज इन नॉन प्राइस डिटर्मिनेंट। इधर लिखा हुआ था डिमांड, डिमांड की जगह पे सप्लाई, इधर डिमांड, डिमांड की जगह पे, इधर लिखा हुआ था क्वांटिटी डिमांडेड, अब क्वांटिटी सप्लाइड, इधर लिखा हुआ था चेंज इन डिमांड, अब चेंज इन सप्लाई। तो ये होगा सारा कॉन्सेप्ट। और इधर भी ऐसी होगा, इधर भी ऐसी होना है, इधर भी। ये चूंकि डिमांड कर्व थे, अब सप्लाई कर्व है तो एक कर्व बनेगा, दूसरा कर्व भी बनेगा। एक को हम नाम देंगे S0 और दूसरे को हम देंगे S1। बताइए जो S1 है ये चेंज किस वजह से है? नॉन प्राइस डिटरमिनेंट की वजह से। ये जो कर्व बना है ये कैसे बना? प्राइस की वजह से बना है। ठीक है, तो यहां तक बात समझ आ गई। एक बात इसमें जो स्टडी टिप में भी लिखी हुई है वो ये है कि एक्सटेंशन, कॉन्ट्रैक्शन, ये मैं अगले लेक्चर में बताऊंगा, और चेंज इन मार्केट इक्विलिब्रियम भी हम अगले लेक्चर में करेंगे। जी, इस लेक्चर में कोई सवाल, कोई प्रॉब्लम, यहां तक कोई बात समझ ना आई हो? सब अच्छा है, ठीक है। चलें फिर आज का लेक्चर यहाँ ख़त्म करते हैं। अस्सलाम वालेकुम।